देखो हुक्स लॉ में तुमने ये पढ़ा, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन, जितना ज़्यादा हम इसमें स्ट्रेन देंगे उतना ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेन का मतलब कितना है, कितनी लंबाई में आप इंक्रीज कर रहे हैं ना। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। देखो यार, अगर ये एल है और इसको आपने इतना डेल्टा एल बढ़ा दिया फोर्स लगा करके, नीचे आपने फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसके अगेंस्ट एक डेवलप हो गया फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगा, एक तनाव आ जाएगा, एक इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। जबकि वो पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल की जितने पार्टिकल हैं वो सब पार्टिकल्स अपने एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो उसके अंदर टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, और जब उसको खींचेंगे तो पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसके अंदर स्ट्रेस आएगा। ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या है, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा इतनी लंबाई इंक्रीज हुई है ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन चेंजिंग डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये किसी डायमेंशन में चेंजिंग हो रही है, लेंथ में, ठीक। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको आप कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, एल से डिवाइड कर दिए तो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डिफरेंस में अगर हम बात करें, बात समझ में। तो अब ये लंबाई आप जितना इंक्रीज करेंगे, जितना इसको खींचेंगे, उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। बोलो, जितना ज़्यादा तुम स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही ज़्यादा तो उसके अंदर टेंशन आएगा। तो ये स्ट्रेस क्या है, टेंशन ही तो है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, जहाँ ई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, E is proportionality constant, E क्या, proportionality constant known as modulus of elasticity, modulus of elasticity, तो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रेस की यूनिट स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। वो डायमेंशन अगर लेंथ है तो ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी, कट जाएगी,
ठीक ना। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेस की यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया ना होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है। अब जिस तरह से स्ट्रेस 3 तरह के होते हैं, उसी तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह की होती है। बात समझ में आई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह की होती है। तो 1 2 3 बात समझ में आई? पहले को हम कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लिखते हैं गामा। ठीक। और इसके बाद दूसरा ये यंग मॉडुलस हो गया, और उसके बाद शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखो, ये यंग मॉडुलस, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लंबाई में, ये लेंथ इंक्रीज करती है लंबाई में, है ना। इसका डायमेंशन लंबाई में इंक्रीज करता है, ठीक ना। तो उसके अंदर जो टेंशन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना ये। तो अब यहाँ देखो, अगर ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, आपने फोर्स लगा करके डेल्टा ए क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, ठीक। तो तार है, इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, फोर्स आपने कितना लगाया, एफ लगाया, नीचे की तरफ फोर्स एफ लगाया, तो जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, जब ये रुका रहेगा अपनी जगह पर, तो उतने ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? तो यंग मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट, और अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू ये एल ऊपर हो जाएगा, ये यंग मॉडुलस हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक।
तो ये हो जाएगा एफ एल अपन ए डेल्टा। ठीक, अब शेयर में देखो, शेयर में आप देखिए ये, ठीक, अब ये यहाँ फोर्स हमने लगाया यहाँ एफ, और इसका एरिया ए है, तो ये थोड़ा सा आगे वाला खसक गया इधर, बात समझाई। तो इसकी लेंथ, इसकी ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की लेंथ अगर एल है, और ये तो फिक्स रहेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा। ऐसे फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ये वाला हिस्सा आगे तो थोड़ा सा निकल जाएगा, और डेल्टा एल है मान लो, ठीक। और ये एंगल थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर थीटा के सामने का, और बेस ये जो हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बेस। तो बहुत छोटे एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल थीटा बहुत छोटा होता भी है ना, ये अपनी जगह पर रहेगा। इस पर अगर प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, बहुत थोड़ा सा, जैसे लंबाई बहुत थोड़ा सा बढ़ती है इसकी। एक तार अगर ये है लोहे का, आप इस पर कोई वेट 1 किलो का लटका दीजिए, आपको लगेगा भी कि नहीं कि वो तार इंक्रीज कर गया है, लंबाई बहुत थोड़ा सा होता है। उसी तरह से ये भी एंगल भी बहुत थोड़ा सा होता है। छोटे एंगल के लिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, बात समझ में आई। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक, बात समझ में आई। तो अब ये जो शियर मॉडुलस जो होगा, शियर मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसका स्ट्रेस कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल n2 अपॉन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स, हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन आपका हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो G इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, बात समझ में। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया, इसको आप F बाई एल नहीं F बाई ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, थीटा, इसको आप थीटा लिख सकते हैं, ये हो गया, बात समझ में। यूनिट वही रहेगी, है ना। और बल्क मॉडुलस, अब बल्क मॉडुलस में देखो, यहाँ मान लो ये वाटर है, इसमें आपने क्या किया, कोई, अब ये क्या करेगा, चारों तरफ से इस पर फोर्स लगेगा ना। तो पहले मान लो इसका वॉल्यूम ये था, अब इस पर चारों तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ये सिकुड़ जाएगा। ये पहले वॉल्यूम मान लो V1 था, अब बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, V2, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो डेल्टा V फाइनल, देखो यहाँ पर V फाइनल जो है ये क्या है, V1 है, और V फाइनल क्या है, नहीं सॉरी, V फाइनल V2 हो गया ना, फाइनल ये ना, बाद वाला ये फाइनल होता है, तो V2 माइनस V1। तो अब ये V2 क्या है, छोटा है, V1 बड़ा है, निगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है, तो ये डेल्टा V क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना, नहीं आएगा, डेल्टा V निगेटिव आ जाएगा। तो अब जो शियर, अब ये जो
बल्क मॉडुलस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? नहीं, बल्क मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालेंगे ना, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक ना? ओरिजिनल डायमेंशन इसका वी था, चेंज होगा तो क्या हो गया? मैंने ये डेल्टा वी हो गया। तो अब देखो ये जो बल्क मॉडुलस होगा एफ बाई ए इंटू वी अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा, वी अपॉन डेल्टा वी। अब ये देखो ये माइनस में होने वाला है, ये तो वी डेल्टा वी माइनस में ना आएगा, नहीं आएगा, डेल्टा वी तो माइनस ही में आएगा। देखो यहाँ माइनस में आ रहा है ना, जबकि ये बल्क मॉडुलस क्या आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। ये सब मॉडुलस ये सब प्लस में, तो आप यहाँ एक माइनस एक और लगा दीजिए और ये प्लस में आ जाएगा। ये माइनस में आएगा और एक और माइनस आपने लगा दिया, तो ये चीज़ हो गया। बोलो, अब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस बी इक्वल टू माइनस टी वी अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की यूनिट प्रेशर की यूनिट हो, ये तो इसकी यूनिट इसी यूनिट से कट जाएगी, तो बल्क मॉडुलस का जो यूनिट है वो प्रेशर की यूनिट पास्कल है, बार है, जो भी है, ठीक। देखो यहाँ एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन ही 3000। देखो ये मान लो ये आपका ये ओशन है, ये 3000 मीटर की गहराई पर। तो जब वाटर का इतना ज़्यादा जब प्रेशर पड़ेगा, एसरोजी बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा? हाइट के साथ साथ। तो अब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा वो कि वो क्या करेगा? वाटर को प्रेस कर देगा। इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये वाटर को थोड़ा सा दबा देगा। क्या करेगा? दबा देगा। जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है थोड़ा सा, इसको इतना ज़्यादा ये प्रेशर बढ़ जाएगा ऊपर वाटर का, इसकी गहराई पर। कहाँ? बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है। ये डेल्टा वी अपन डेल्टा टी ओशन के बॉटम पर यहाँ आपको निकालना है। तो अब यहाँ जो है वाटर का जो वेट है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ कि यहाँ का वाटर कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो कंप्रेस होगा थोड़ा सा, और डेल्टा वी है वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम वी, ठीक ना। तो डेल्टा वी अपान वी पता करना है, डेल्टा वी अपान वी आपको ये पता करना है। बात समझ में? तो अब इसमें फार्मूला क्या था बल्क मॉडुलस का? बल्क मॉडुलस इक्वल टू कितना था? बोलो, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान, तो स्ट्रेन क्या? डेल्टा वी अपान वी, यही तो स्ट्रेन होता है। बल्क मॉडुलस स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो यही होता है आपका। तो देखो बल्क मॉडुलस देखो दिया हुआ है, ठीक है। हमको ये पता करना है, इसको यहाँ लेकर के आइए। डेल्टा वी अपान वी बराबर स्ट्रेस अपान बी। और स्ट्रेस क्या होता है? देखो यहाँ स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये ना होता है स्ट्रेस। अब फोर्स पर यूनिट के एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर आप निकाल लीजिए, वही फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर ही तो होता है। तो प्रेशर निकाल लीजिए, वही स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? एच रो जी, प्रेशर एच रो जी। तो हाइट कितना है? 3000। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी नहीं होती है, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 kg पानी आता है।
तो ये H हो गया, ये रो हो गया, और G की जगह आप 10 कर दीजिए। G की जगह क्या कर दो, 10 कर दो सीधे सीधे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्रेशर 1 2 3 4 5 6 7 3 इंटू 10 का 10 टू द पावर 7, 3 इंटू 10 का पावर 7, ठीक ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 इंटू 10 का पावर 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर आ गया। जैसे कि यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक ना। तो अब यही स्ट्रेस हो गया, प्रेशर ही क्या है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कितना है दिया हुआ है, आ जाएगा स्ट्रेस कितना आ गया, स्ट्रेस आपका आ गया 3 इंटू 10 का पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सब तो आ गया। तो डेल्टा वी अपॉन वी स्ट्रेस, यही स्ट्रेस हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर, और अपॉन बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 का पावर 9, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2.2 इंटू 10 का पावर 7 माइनस 9, तो 3 अपॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 का पावर माइनस 2 हो गया। ये आ जाएगा 1.36 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक। ये आ गया डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, बोलो, ये डेल्टा वी अपॉन वी आ गया। अब इसको परसेंटेज में अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.36 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 का पावर 2, तो 1.36 10 का पावर माइनस 2 10 का पावर, हाँ 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 2, तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 1 होता है। अब ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये परसेंटेज में, तो 1.36%, ठीक ना। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 है, ये परसेंटेज में हो गया, बोलो कितना परसेंट, ठीक है। ये हो गया। देखो गौर से देखो, ये देखो, ये ओ से लेकर के ए तक, ओ से लेकर के ए तक ये स्ट्रेट लाइन है, ओ से लेकर एक क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर का कर्व अगर स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कर्व स्ट्रेट लाइन बनता है, ये तो जान ही रहे हो तुम लोग। तो अब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि कर्व ओ से लेके ओ ए, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, इसका मतलब ये है क्या कि फॉलो हुक्स लॉ। ओ से लेकर के ए तक तो हुक्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है, बात समझ में, ये ना हुक्स लॉ है। अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है ना, तो ये हुक्स लॉ है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला ये जो ग्राफ बनेगा
स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, उसके बाद देखो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक देखो ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन ना होने का मतलब है कि हुक्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ए से लेके बी तक डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। मगर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें, यहाँ बी तक, हालांकि ए से बी तक ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लें, हटा लें, तो ये आ जाएगा कहाँ पर, 0 पर ये आ जाएगा, फौरन वापस आ जाएगा। बात समझ में? अगर हम हटा लें तो वो अपनी जगह पर चला जाएगा वापस। इसको हमने खींचा, बढ़ा दिया, स्ट्रेन बढ़ते कहाँ तक गया, ए तक गया। ए तक तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल है। उसके बाद और आपने इसको खींचा तो अब प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा ए से लेकर बी तक, मगर बी तक यहाँ तक इसको लाने के बाद अगर आप छोड़ दें तो फिर वो चला जाएगा अपनी जगह पर, इसका मतलब है कि ये पूरा इलास्टिक रीजन है, ये ओ से लेके बी तक पूरा इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक क्या होता है, आप किसी रबर को खींचिए, छोड़ देने के बाद अपनी पुरानी जगह पर चला जाए, वही तो इलास्टिक रीजन है। तो ओ से बी तक क्या है, इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन है, उस लेके बी तक इलास्टिक रीजन। ठीक, अब उसके बाद जब ये सी पर मान लो पहुंच गया, बी यहाँ पर, यहाँ से लेके इसके बीच में बी और सी, अब ये इलास्टिक रीजन ये नहीं, ठीक ना। अब ये जो होगा ये प्लास्टिक रीजन होगा, ये क्या होगा, प्लास्टिक रीजन होगा। बी से लेके ये भी प्लास्टिक ही रीजन में आएगा, डी भी यहाँ से लेके, बल्कि बी से लेकर के डी तक ये पूरा किस में आएगा, प्लास्टिक रीजन में। पूरा लिखने बी से लेकर डी, अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा। बी से बी के बाद आप जाएं तो देखो यहाँ, मान लो बी के बाद हम चले गए सी पर, मान लीजिए इधर देखो, आप पहले समझ लो, चले गए सी पर। सी पर आने के बाद अगर आप छोड़ दें तो अब ये पूरा अपनी जगह पर ये नहीं जाएगा, अपनी जगह पर ये नहीं जाएगा। मतलब ये कि वो रबर अगर 90 सेंटीमीटर का है, हमने इतना खींच के छोड़ दिया, फिर 90 पे चला गया, फिर उसके बाद हमने 15 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, फिर 90 पे चला गया, 20 सेंटीमीटर खींचा छोड़ दिया, फिर 90 पे चला गया, 40 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, फिर चला गया 90। अब 45 सेंटीमीटर उसको खींच दें तो अब 90 पर न जाए, बल्कि 95 उसकी लेंथ बढ़ जाए, अगर छोड़ने के बाद भी वो 95 पर है। ऐसा होता है ना, रबर को बार बार अगर खींचा जाए है ना तो बढ़ जाता है। प्लास्टिक जो लगती है कपड़ों में, देखे हो ना, बार बार जब खिंचाता है तो वो बढ़ जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद बी से लेकर के डी तक ये प्लास्टिक रीजन है। मान लीजिए ये एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर अगर स्ट्रेन पॉइंट सी से रिलेटेड स्ट्रेन कितना है, इतना अगर स्ट्रेन आप दे दें और फिर छोड़ दें उसको, तो फिर ये यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आ जाएगा, इतना आ जाएगा।
स्ट्रेन का मतलब है कुछ लंबाई इसकी बढ़ी रह जाएगी। 90 पर जाना चाहिए ना, तो 95 पर है वो। 90 पे चले जाने के मतलब कि अपने ओरिजिनल हालत में चला गया, जहाँ से चला था वहीं आ गया। तो अब ये इतना उसके अंदर सेट आ जाएगा, परमानेंट सेट इसको कहेंगे, परमानेंट सेट। 90 सेंटीमीटर मान लो है, अब बहुत ज़्यादा खींच करके छोड़ दिया, वो 90 पर नहीं जा रहा है, उसकी लंबाई 95 पर वो रुक रही है। अब 5 सेंटीमीटर खींच गया तो 5 सेंटीमीटर उसमें परमानेंट सेट आ जाएगा। क्या कहेंगे उसको? परमानेंट सेट। तो ये परमानेंट सेट होगी, बात समझ में आई? और बी डी का जो ये रीजन है, बी डी, बी से लेके डी तक, ये प्लास्टिक रीजन है। प्लास्टिक रीजन तो यही होता है कि अगर ये प्लास्टिक है तो खींच करके बहुत ज़्यादा खींच करके छोड़ दीजिए तो थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, होता है ना प्लास्टिक में। तो था ये अगर प्लास्टिक है ऐसे खींच करके छोड़ दीजिए ऐसे, तो ये थोड़ा सा इसमें ये देखो ये सेट आ गया, इसमें परमानेंट सेट। तो ये अपनी जगह पर नहीं गया। तो ये बी से लेके डी तक प्लास्टिक रीजन है। बी से लेके डी का मतलब कि अगर आप स्ट्रेन अगर इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप स्ट्रेन दे रहे हैं, स्ट्रेन अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में स्ट्रेन बढ़ाए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप दे रहे हैं, स्ट्रेन खींच रहे हैं, तो अब ये वो अपनी जगह पर नहीं जाएगा। तो ये प्लास्टिक रीजन हो गया बी से लेकर डी तक। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये डी है, अब जब ये डी पर पहुँचा ना तब क्या होगा? जब ये पहुँच गया डी पर तो अब इसमें होगा ये, अब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये है ना, ये डी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस इससे रिलेटेड जो यहाँ पे स्ट्रेस है ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। इससे ज़्यादा ये स्ट्रेस ये अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा स्ट्रेस ये मतलब आपने इसको कितना स्ट्रेन दे दिया, इतना स्ट्रेन दे दिया, स्ट्रेस इतना आ गया, अब इससे ज़्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद क्या होगा जानते हो? अब इसके बाद जो है ये नीचे आना शुरू बड़े तेजी के साथ ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद ये तेजी से आना शुरू हो जाएगा। हटा लोगे अगर तुम फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स तुम हटा लोगे तो भी क्या होगा? नीचे ही आना शुरू हो जाएगा, खींचना शुरू हो जाएगा। अब ये लिक्विड की तरह से अब ये बिहेव करने लगेगा, लिक्विड की तरह से अब ये बिहेव करने लगेगा। तुमने हटा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके बाद अब ये रुकेगा नहीं, वापस तो जाने की बात आप छोड़ दीजिए, वापस जाने की बात आप छोड़ दीजिए। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी अब ये रुकेगा नहीं, खींचता ही चला जाएगा, ठीक। और जब ये पहुंचेगा यहाँ पर ये, तो क्या होगा? फट से टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट, ये फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ तक खींचना शुरू होगा तेजी के साथ, डी से लेकर ई तक खींचेगा और खींचने के बाद फिर पट से टूट जाएगा, ठीक। बना लीजिए ये रीजन, ये पूछा जाता है एग्जाम में।